केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बन रही है या विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, और जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मैं आज श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को, और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और तो आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, बतौर पर्यवेक्षक वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ अजीत जी आज चूंकि बाहर से जुड़े हुए हैं। अजीत जी, हम स्टूडियो में आपको मिस कर रहे हैं, पहली बात तो ये। अब आप ये बता दें कि आप पटना में हैं, कहाँ हैं आप? नहीं, हम पटना से काफी दूर हैं, अभी हम समस्तीपुर में हैं, और ये राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस से आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम यहाँ एक पारिवारिक समारोह के लिए आए थे, इसलिए हम राजनीतिक उससे अभी थोड़ी दूर हैं। ठीक अजीत जी, लेकिन हमें ये लग रहा था कि बिहार की जितनी हलचल है आप बिहार में रहकर ही महसूस करना चाहते हैं। कैबिनेट का एक स्वरूप जो अभी हम इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, इसमें आप सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि कुछ 3 बातें आप चिन्हित करना चाहें, वो क्या दिखाई देती है? नहीं, देखिए, एक तो जो सरप्राइजिंग चीज है हमारे लिए वो है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपने बेटे को मंत्री बनाना। इसके एक तो वो इस तरह की कभी भी इसके पहले उनकी राजनीति में देखिए, उन्होंने भी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए परिवार को दूर रखा था राजनीति से। वो नीतीश कुमार को आइडलाइज करते हैं, नरेंद्र मोदी को आइडलाइज करते हैं, और लंबे समय तक बिहार की राजनीति उनको करनी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो ट्रू सेंस में इनहेरिटर होंगे नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के, लेकिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया और अब अपने बेटे को वो मंत्री बनवा रहे हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, और ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने लॉन्ग टर्म की जो राजनीति करने की सोच थी उनकी, एक समय उनकी सोच थी कि वो जदयू के भी उत्तराधिकारी होंगे, जनता दल यू संभालेंगे, तो अब वो लगता है उन्होंने छोड़ दिया है और अब उस लाइन पर है जिस लाइन पर दूसरे लोग, दूसरे प्रादेशिक नेता राजनीति कर रहे हैं। उसमें एक बात हमको समझ ये आ रही है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था कि भाई 4 एमएलए हमारे जीते हैं और उनको अप्रैल में फिर राज्यसभा भी लेनी है, उनके राज्यसभा का टर्म भी समाप्त हो रहा है, तो क्या पता कहीं एमएलसी के मामले में जो कमिट किया गया है उसमें कोई बाधा आए, कोई अड़चन आए, तो पहले ही बेटे को मंत्री बनवा देते हैं। जो एमएलए या एमएलसी नहीं है तो चुनाव के बाद तो दिया ही जाएगा उनको, मतलब थोड़े दिन के बाद तो दिया ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा दाव चला है जो तात्कालिक रूप से उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है जो हमको बड़ी सरप्राइजिंग लग रही है कि दिलीप जायसवाल मंत्री बन रहे हैं। वो मंत्री थे बिहार सरकार में और भू राजस्व निबंधन के मंत्री थे, और उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पिछले ही साल बनाया गया, ये भी बहुत दिन की बात नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले वो मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वापस उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों सीमांचल का समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, या क्या कारण है वो हमको समझ नहीं आ रहा है। कई वैश्य चेहरे दूसरे भी दिख रहे हैं हमको, नारायण शाह का भी नाम दिख रहा है, दूसरे कई चेहरे हमको वैश्य दोनों तरफ से आते दिख रहे हैं। फिर भी दिलीप जायसवाल को ले आना, जिनको अभी थोड़े दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था उन्होंने, अगर वो फिर मंत्री बनते हैं तो इसका मतलब कि संगठन में चेंज होगा, फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ उससे क्या समीकरण सधना है वो देखना होगा, क्या कोई फॉरवर्ड अध्यक्ष बनाना है जिसके लिए बदला जा रहा है। तो ये एक हमको हैरान करने वाली बात इस पूरे मंत्रिमंडल में ये भी दिख रहा है। बाकी तो क्या कंटिन्यूटी है सारी सरकार की, जो हम लोग देखे थे, अभी आप लोग चर्चा कर ही चुके होंगे कि जो तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस तरह की निरंतरता सरकार में दिखी कि जो तमाम लोग पहले से चल रहे थे उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया गया, तो उसी तरह से तमाम मंत्री हमको चेहरे उसी तरह से दिख रहे हैं। एक ऑलरेडी 36 के 36 मंत्री का हम सुन रहे थे, देवेंद्र पराशर ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि उससे सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों साधने की कोशिश हुई है। क्षेत्रीय संतुलन पर ज्यादा ध्यान हमको इसलिए दिख रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि जो 202 एमएलए जीते हैं और वो पूरे बिहार से जीते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि पिछली बार जैसे मगध और शाहबाद में एमएलए नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे, बहुत कम थे गिनती के, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। अब हर जगह से एमएलए जीते हुए, हर भौगोलिक इलाके से एमएलए जीत करके आए हैं, तो वहां का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे सुपौल का भी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, किशनगंज का भी देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण में नौतन से लेकर के बेतिया, फिर पूर्वी चंपारण, शिवहर, इस तरह से होते हुए मुजफ्फरपुर, पटना का रिप्रेजेंटेशन 2 मंत्रियों के नाम। ठीक है, तमाम समीकरणों को साधा गया है, सब कुछ बैलेंस किया गया है। जिन सरप्राइजिंग फैक्टर का आप जिक्र कर रहे थे उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बताएंगे कि किस किस मंत्री को फोन जा रहा है, कौन कौन वीआईपी पटना में पहुंच चुके हैं, गांधी मैदान की तस्वीर क्या है,